हमने भारतीय दर्शन को जाना और भारतीय दर्शन को जानने के प्रयास में हम नीति शास्त्र तक कैसे पहुंचते हैं, इसको भी ऊपरी तौर पर हमने समझा, जाना। अब जब नीति शास्त्र की बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि नीति शास्त्र का अर्थ क्या है। किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को समझने से पूर्व उसके अर्थ को जानना आवश्यक है। नीति शास्त्र जो शब्द है, ये कहाँ से आया है? इसको जानने के प्रयास में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नीति शास्त्र को अंग्रेजी में हम एथिक्स या मॉरल फिलॉसफी कहते हैं। एथिक्स या मॉरल फिलॉसफी वह है जिसमें हम आचार विचार के नियमों को सीखने और जानने की चेष्टा करते हैं। जब से मनुष्य ने दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया तो उसे कुछ व्यक्तियों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ी। उसे ये भी लगा कि यदि मुझे अपने किसी कार्य के संपादन के लिए अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है, तो मुझे भी अन्य व्यक्तियों को सहयोग देना पड़ेगा। और जिस प्रकार मैं अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हूँ, उसी प्रकार मुझे अन्य लोगों की समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करना चाहिए। जब हम सहयोग और समस्या समाधान की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम नियमों की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की कोई रुचि है, कोई इच्छा है, उसकी आकांक्षाओं, उसके उद्देश्यों और स्वार्थों में जो उनका संघर्ष होता है, उसे कम करने या उसे समाप्त करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि कोई नियम सर्वमान्य या वस्तुनिष्ठ नियम नहीं होगा तो व्यक्तियों के जो इच्छाओं और रुचियों में संघर्ष होता है, उसे समाप्त करने का कोई समाधान नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो नियम और एक वस्तुनिष्ठता। नियमों का निर्माण करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि नियमों में वस्तुनिष्ठता होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर नियमों के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो वह किसी व्यक्ति विशेष को में रखकर बनाए जाएंगे तो वह सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य नहीं होंगे। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी समाज का जो हम हिस्सा होते हैं, तो वहाँ कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें स्वीकारना पड़ता है और उन नियमों को स्वीकार करके ही हम सुखपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर नियमों के अंदर वस्तुनिष्ठता नहीं होती है तो वह सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए हमें नियमों को किसी भी संस्था के, किसी भी विषय के, किसी भी समाज के सदस्य बनने से पूर्व कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और उन नियमों को सभी व्यक्तियों को चलना पड़ता है। तो नियम किस प्रकार से बने और उन नियमों का आधार क्या हो, ये जानने की हमने चेष्टा की। उसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि नीति शास्त्र का स्वरूप कैसा है। स्वरूप शब्द का अर्थ है कि वह अपने आप में कैसा है। नीति शास्त्र हम किसको कहते हैं, इसमें क्या हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसे कुछ भागों में हम बांट कर देखेंगे। कुछ प्रश्नों को, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमारे मन में उसके प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो वह उस विषय पर चलने में, उस विषय के ज्ञान को प्राप्त करने में और हमारी सहायक हो जाती है। तो अब नीति शास्त्र में हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, नीति शास्त्र है क्या, इस सब को समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं कि नीति शास्त्र कैसा कैसा
होता है, कैसा होना चाहिए। और इन सब प्रश्नों पर विचार करने के बाद में हम एक परिभाषा का निर्माण करेंगे, जो नीति शास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा होगी, और जिसको स्वीकार करके हम नीति शास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो नीति शास्त्र के स्वरूप को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने चूँकि नीति शास्त्र के अर्थ में ये देखा कि ये व्यक्ति के आचार विचार को समझने का प्रयास करता है, व्यक्ति के हितों और संघर्षों को दूर करने का प्रयास करता है। तो जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके चरित्र को जब हम अच्छा या बुरा कहते हैं, उसके किसी भी कर्म को हम कहते हैं कि यह कर्म उसका उचित था या अनुचित था, या तो इस बात को जब हम कहते हैं तो उसका ऐसा कहने का आधार क्या है? हम व्यक्ति के चरित्र को किस आधार पर अच्छा या बुरा कहते हैं? उसके कर्म को किस आधार पर उचित या अनुचित कहते हैं? जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसको ऐसा कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना उसका कर्तव्य है, तो इस कर्तव्य का निर्धारण हमने कैसे किया? इसका अर्थ क्या है? कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रकार हम नीति शास्त्र के अंदर अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, कर्तव्य, इन सारे शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं कि ये सारे शब्द जब हम किसी व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं तो इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। और जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का आचरण सही है या किसी व्यक्ति का कर्म शुभ है या उसका अमुक कर्म कर्तव्य है, तो ऐसा कहने का आधार क्या है? हमारे पास में कोई ग्राउंड है, कोई बेस है, कोई आधार है, जिसके आधार पर हम इस बात को या हमारे निर्णय को हम सही या गलत कह सकें। हम तो अपने निर्णय को सही कहेंगे, कोई अन्य व्यक्ति ये कह सके कि भाई आपकी बात हम इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह इन नियमों के विरुद्ध है या इन नियमों के अनुसार यह काम नहीं हो रहा है। हम जब कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसको कर्म करना चाहिए, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, तो एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो उस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, क्योंकि कर्म के साथ में मनुष्य की स्वतंत्रता जुड़ी होनी आवश्यक है। क्योंकि यदि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा तो उसके लिए हम उसे उत्तरदायी भी नहीं मान सकते। इसलिए कर्म का सीधा संबंध स्वतंत्रता से है और स्वतंत्रता का सीधा संबंध उत्तरदायित्व से है। अगली जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के कर्तव्य क्या हैं। हम मनुष्य के कर्तव्य को निर्धारित कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास में कोई आधार है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के कर्तव्य का निर्धारण कर सकें? अभी नीति शास्त्र के स्वरूप को जानने के लिए कुछ और प्रश्नों पर भी विचार करना पड़ेगा। उन प्रश्नों पर विचार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।